नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जो हमें भारत के उन समाजों से मिलवाता है जो जंगलों में रहते थे, प्रकृति को अपनी मां मानते थे और जिनकी पूरी जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित थी। इस अध्याय का नाम है ट्राइबल्स, डिकस इन द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि भारत के विभिन्न ट्राइबल कम्युनिटीज ब्रिटिश शासन आने से पहले कैसे रहती थी, उनकी जीवन शैली कितनी सरल, स्वतंत्र और प्रकृति आधारित थी, और कैसे अंग्रेजों के आने से उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक महान युवा नेता बिरसा मुंडा की कहानी से। बिरसा मुंडा को उनके लोग एक चमत्कारी व्यक्तित्व मानते थे। उन्हें विश्वास था कि बिरसा को स्वयं भगवान ने भेजा है ताकि वह अपने लोगों को डिकोस यानी बाहरी लोगों के अत्याचारों से बचा सके। ये डिकस कौन थे? ये थे अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, व्यापारी और मिशनरी जो धीरे धीरे जंगलों पर अधिकार कर रहे थे, जनजातियों की जमीन छीन रहे थे और उनके शांत जीवन को उथल पुथल से भर रहे थे। ट्राइबल समाज हमेशा से अपनी मेहनत, जंगलों पर निर्भरता और सामूहिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वे खेती करते थे, फल सब्जियां इकट्ठी करते थे, शिकार करते थे और पशुपालन करते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने जंगलों पर सख्त कानून लगाए, ट्राइबलों का जीवन कठिन होता गया। उनकी परंपराएं टूटने लगी, आजीविका पर खतरा मंडराने लगा और अंत में उन्हें विद्रोह और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों बिरसा जैसे नेताओं ने एक गोल्डन एज की कल्पना की, जहां न्याय, स्वतंत्रता और अपनी जमीन पर पूरा अधिकार हो। ये केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल दुनिया के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से की, जूम कल्टिवेटर्स, जिन्हें हम शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी कहते हैं। इन समुदायों की खेती करने की पद्धति बिल्कुल अलग और प्रकृति के साथ तालमेल में थी। वे जंगल में एक जगह चुनते थे, वहां की झाड़ियों और पेड़ों को काटते थे, फिर सुखाकर जलाते थे। इस जलने से जो राख बनती थी उसे वे मिट्टी में मिला देते थे, क्योंकि इस राख में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते थे। ये प्रक्रिया उनके लिए किसी साइंटिफिक फर्टिलाइजर की तरह काम करती थी। जमीन को हल से नहीं जोता जाता था, बीजों को बस मिट्टी पर बिखेर दिया जाता था और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती थी। फसल कटने के बाद वे उस जगह को कई वर्षों के लिए छोड़ देते थे ताकि मिट्टी अपनी उर्वरता वापस पा सके। ये खेती की एक प्राकृतिक साइकिल थी जो बताती है कि ट्राइबल लोग असल में प्रकृति के बहुत अच्छे संरक्षक थे। लेकिन बच्चों, इस खेती का सबसे बड़ा आधार था जंगलों पर पूरा अधिकार। अगर उन्हें जंगल में घूमने, नई जगह चुनने या पुरानी जगह छोड़ने की आजादी नहीं मिलती तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन संभव ही नहीं था। इसलिए जब अंग्रेजों ने जंगलों पर कानून बनाए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और कई जगहों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, तब जूम कल्टीवेटर्स की दुनिया जैसे रुक सी गई। अंग्रेजों को लगता था कि जूम खेती जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमेशा से सस्टेनेबल यानी टिकाऊ थी। लेकिन कानून बनने के बाद ट्राइबलों को या तो अपनी पारंपरिक खेती छोड़नी पड़ी या फिर अंग्रेजों के अधीन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई परिवार भोजन के संकट में चले गए, कई लोग मजदूरी करने लगे, जबकि यह उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। इसलिए बच्चों, जब हम जूम कल्टीवेटर्स की कहानी पढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल खेती की तकनीक नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी स्वतंत्रता और उनकी पहचान का हिस्सा थी। इसे जबरदस्ती बदलने से ही विद्रोह की चिंगारी भड़की, जिसने आगे चलकर बड़े संघर्षों को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं उन ट्राइबल समूहों की जिनका जीवन जंगल की देन पर निर्भर था, हंटर्स एंड गैदरर्स। भारत में ऐसे कई जनजाति समूह थे, लेकिन इनमें से खोन्स ऑफ अरीसा बहुत प्रसिद्ध थे। ये लोग जंगलों में रहने वाले जानवरों का शिकार करते थे, फल, जड़ें, पत्तियां, शहद, औषधीय पौधे और कई तरह के प्राकृतिक उत्पाद इकट्ठा करते थे। यही चीजें वे स्थानीय बाजारों में बेचते थे और अपना गुजारा चलाते थे। उनका जीवन बेहद सरल था। जंगल उन्हें भोजन देता था, दवा देता था, ईंधन देता था और जीवन जीने का तरीका भी देता था। इसलिए जंगल उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक मां की तरह था, जिसमें सुरक्षा भी थी और सहारा भी। लेकिन जब अंग्रेजों ने जंगलों पर कठोर कानून बनाए, तब हंटर्स एंड गैदरर्स को बहुत बड़ा झटका लगा।
उन्हें कई जगहों पर प्रवेश की अनुमति नहीं रही, शिकार पर पाबंदी लग गई, लकड़ी काटने पर टैक्स लगा दिया गया और कई पारंपरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। जंगल का वो स्वाभाविक खुलापन अचानक समाप्त हो गया और उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई। सबसे दुखद स्थिति तब बनी जब जंगल सिकुड़ने लगे, पेड़ कटने लगे और व्यापारिक कंपनियां जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी निकालने लगी। इससे ट्राइबल लोगों के पास खाने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे। फलस्वरूप कई कम्युनिटीज को मजबूर होकर गांवों और कस्बों में मजदूरी करनी पड़ी। कुछ जनजातियां जैसे बाइगर्स अपने स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थीं। वे खुद को पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कहते थे और किसी के अधीन काम करना अपने सम्मान के खिलाफ मानते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई लोगों को वह काम करना पड़ा जिसे वे हमेशा beneath their dignity समझते थे। इस बदलती दुनिया ने ट्राइबल कम्युनिटीज में गहरी बेचैनी, असुरक्षा और असंतोष पैदा किया। उन्हें लगने लगा कि उनकी परंपराएं उजड़ रही है, उनकी संस्कृति टूट रही है और उनका भविष्य खतरे में है। यही वो माहौल था जिसने आगे चलकर अनेक ट्राइबल रिवोल्ट्स को जन्म दिया और बिरसा जैसे नेताओं को प्रेरणा दी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए एक गोल्डन एज का सपना देखा। ऐसा युग जहां जंगल फिर से उनके हो, जीवन फिर से स्वतंत्र हो और उनकी परंपराएं फिर से पूरी चमक के साथ जीवित रहें। बच्चों, अब हम उस महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां हम उन ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन को समझते हैं जो मुख्य रूप से हर्डिंग एंड लाइवस्टॉक रियरिंग पर निर्भर थी। ये वे लोग थे जिनकी जिंदगी पशुओं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और याक के चारों तरफ घूमती थी। भारत में ऐसे कई प्रख्यात समूह थे जैसे वैन गुज्जर्स, लैबडीज, गड्डीज और बाकरवाल्स, जो पहाड़ों, जंगलों और मैदानों के बीच मौसम के बदलते चक्र के अनुसार हमेशा यात्रा करते रहते थे। इनकी साल भर की यात्रा एक निश्चित ग्रेजिंग साइकिल का हिस्सा होती थी, जहां गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम के हिसाब से वे अपने पशुओं के लिए ताजा घास और पानी की तलाश करते थे। इन समुदायों की पहचान ही यह मोबिलिटी थी, यानी लगातार चलते रहना। उनका जीवन किसी एक जगह से बंधा नहीं था। उनका घर टेंट था, उनकी जमीन वे रास्ते थे जिन पर वे चलते थे और उनके संसाधन वो प्रकृति थी जो उन्हें हर मौसम में नई दिशा दिखाती थी। यही आजादी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन बच्चों, सोचिए, जब किसी ऐसे समाज पर अचानक रुकावट लगा दी जाए, उनके चलने फिरने पर रोक लगा दी जाए, उनके पारंपरिक मार्गों को बंद कर दिया जाए, तो क्या होता है? उनका पूरा जीवन बिखर जाता है। और यही ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने इन पास्टोरल ट्राइब्स के साथ किया। जैसे ही जंगलों पर कानून बनाए गए, कई क्षेत्रों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब वे अपनी परंपरागत ग्रेजिंग लैंड्स का उपयोग नहीं कर सकते थे। इससे उनकी पशुओं की सेहत पर असर पड़ा, परिवारों की आय कम हो गई और उन्हें मजबूर होकर कभी कभी खेती या मजदूरी करनी पड़ी, जो उनकी संस्कृति और स्वाभिमान दोनों के विपरीत था। इसलिए पास्टोरल ट्राइब्स का संघर्ष केवल जमीन का संघर्ष नहीं था, यह उनकी पहचान, उनकी स्वतंत्रता और उनके अस्तित्व का संघर्ष था। अब हम उन ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं जिन्होंने समय के साथ सेटल्ड कल्टीवेशन अपनाना शुरू किया, यानी वे लोग जिन्होंने एक ही जमीन पर हर साल खेती करना शुरू किया, हल का इस्तेमाल बढ़ाया और खेती को अपना स्थायी व्यवसाय बनाया। ये बदलाव कई कारणों से आया, कुछ ने स्वयं अपनाया और कुछ को परिस्थितियों ने इसके लिए मजबूर किया। ऐसी जनजातियों में मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर एक प्रमुख उदाहरण है। इनका समाज बहुत संगठित तरीके से भूमि को साझा करता था। यहाँ जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती थी, बल्कि पूरी जमीन क्लैन यानी कुल के साझा स्वामित्व में होती थी। हर परिवार का भूमि पर अधिकार इस आधार पर था कि वे उस परिवार के सदस्य हैं जो शुरुआती बसने वालों के वंशज थे। इसे हम कॉमन लैंड ओनरशिप कहते हैं। लेकिन समय के साथ ट्राइबल समाज के भीतर भी शक्ति का असमान वितरण बढ़ने लगा। कुछ परिवार प्रभावशाली होते गए, कुछ लोग चीफ्स बन गए और बाकी लोग उनके अनुयायी हो गए। यह असमानता बाद में बड़ी समस्याओं का कारण बनी, क्योंकि चीफ्स के पास भूमि और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हो गया, जबकि सामान्य लोगों की स्थिति कमजोर होती गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटल्ड कल्टीवेटर्स को सिविलाइज्ड मानते थे। उन्हें लगता था कि जो लोग हल चलाते हैं, स्थायी खेत बनाते हैं, वही ज्यादा उन्नत है। जबकि जंगलों में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को कॉलोनियल अधिकारी वाइल्ड, प्रिमिटिव और सेवज जैसी आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करते थे। इस सोच ने प्रशासनिक भेदभाव पैदा किया। जब अंग्रेजों ने जमीन पर नए कानून बनाए, लैंड सेटलमेंट्स लागू किए और टैक्स लगाना शुरू किया, तब सेटल्ड कल्टीवेटर्स पर भी बहुत दबाव बढ़ गया। अब भूमि का स्वामित्व कागजों में दर्ज होने लगा और जिनके पास लिखित दस्तावेज नहीं थे, वे अक्सर अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए।
इस व्यवस्था ने ट्राइबल कम्युनिटीज को गहरी असुरक्षा की स्थिति में पहुंचा दिया। इसलिए बच्चों, सेटल्ड कल्टीवेशन ट्राइबल समाज में एक बड़ा बदलाव था, जिसमें अवसर भी थे, चुनौतियां भी थीं, और कॉलोनियल रूल के आने के बाद समस्याएं कई गुना बढ़ गईं। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, कॉलोनियल रूल का ट्राइबल लाइव्स पर प्रभाव। बच्चों, ब्रिटिश शासन ने केवल कानून ही नहीं बदले, उसने ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन के हर पहलू को पूरी तरह बदल दिया। उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, आजीविका, जंगलों के अधिकार और सबसे बड़ी बात, उनकी स्वतंत्रता। सबसे पहले जंगलों पर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाया गया। रिजर्व फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और कमर्शियल फॉरेस्ट्री पॉलिसीज ने ट्राइबल लोगों को वही करने से रोक दिया जो वे सदियों से करते आए थे: शिकार, चरवाही, लकड़ी इकट्ठा करना, औषधियां ढूंढना और फल फूल संग्रह। ये सब उनकी जीवन रेखा थी और इन्हीं पर सबसे पहले वार किया गया। दूसरा बड़ा बदलाव कृषि से जुड़ा था। अब ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू हुआ, जिसमें कर, दस्तावेज, भू स्वामित्व और न्यायालय शामिल थे। ट्राइबल कम्युनिटीज, जो सामूहिक भूमि प्रणाली पर काम करती थी, अचानक लीगल प्रोसीजर्स में उलझ गईं और कई अपनी जमीन खो बैठी। तीसरा प्रभाव था ट्राइबल चीफ्स की शक्ति में गिरावट। ब्रिटिश रूल से पहले चीफ्स बेहद सम्मानित और शक्तिशाली थे। वे समुदाय की समस्याओं को हल करते थे, जंगलों पर निर्णय लेते थे और समाज के संरक्षक माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। चीफ्स को ब्रिटिश प्रशासन के तहत कई जिम्मेदारियां दी गईं। उन्हें ब्रिटिश लॉज का पालन कराना था, अपने लोगों पर अनुशासन लागू करना था और बदले में उन्हें केवल एक उपाधि दे दी जाती थी। अब वे जंगलों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते थे, वे केवल एक सेरेमोनियल हेड बनकर रह गए। पहले जहां चीफ्स डिस्प्यूट सुलझाते थे, संसाधनों का वितरण तय करते थे और सामाजिक न्याय के संरक्षक थे, अब वे ब्रिटिश हुकूमत के आदेश मानने को मजबूर थे। उनसे कर भी वसूला जाता था, यानी नाम उनका था लेकिन ताकत ब्रिटिश ऑफिशियल्स की थी। इस तरह कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल समाज की जड़ों पर चोट की, उनके नेताओं को कमजोर किया, उनकी भूमि छीन ली, उनकी परंपराओं को बांध दिया और उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया। यही वे कारण थे जिन्होंने ट्राइबल रिबेलियंस, मूवमेंट्स और बिरसा जैसे नेताओं को जन्म दिया। बच्चों, अब हम उस कठिन दौर की बात करेंगे जब ब्रिटिश सरकार ने जूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नापसंद करना शुरू किया। अंग्रेजों को ये पद्धति पसंद नहीं थी, क्योंकि इस खेती में लोग एक जगह टिकते नहीं थे। वे आज जंगल के इस हिस्से में खेती करते, कल दूसरे में चले जाते। इस लगातार मूवमेंट से ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना मुश्किल हो जाता था। प्रशासन को लगता था कि ऐसे लोगों को नियंत्रित करना बेहद कठिन है। इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को सेटल्ड फार्मर्स बनाया जाए, जो स्थायी खेतों पर हल चलाएं और हर साल टैक्स दें। लेकिन बच्चों, जैसा ब्रिटिश चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने जूम किसानों को जबरदस्ती खेतों में बसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि पहाड़ी और वन क्षेत्रों की जमीन हल चलाने के लिए बनी ही नहीं थी। मिट्टी बहुत पतली थी, जल्दी कटाव हो जाता था और पानी का बहाव अनियमित था। ऐसे में प्लाव कल्टीवेशन सफल ही नहीं हो पाती थी। फसलें बार बार खराब होने लगी, लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई, कई परिवारों को भूख का सामना करना पड़ा। जूम किसान दुखी और नाराज होने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी सदियों पुरानी सस्टेनेबल खेती छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। बढ़ते विरोध और असफल प्रयोगों के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई क्षेत्रों में पर्यावरण और धरती की संरचना के अनुकूल है। इसलिए कुछ स्थानों पर उन्होंने जूम खेती को फिर से अनुमति दे दी। ये घटना हमें सिखाती है कि जब किसी समुदाय की परंपरा को बिना समझे बदलने की कोशिश की जाती है, तो परिणाम हमेशा गलत होते हैं। अब हम आते हैं उन कठोर फॉरेस्ट लॉज पर, जिन्होंने ट्राइबल समाज की नींव को हिला दिया। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे ये घोषणा कर दी कि देश के अधिकतर जंगल अब स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी अब जंगल सरकार के थे, न कि उन लोगों के जिनके पूर्वज सदियों से इन जंगलों में रहते आए थे। इसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों को रिजर्व फॉरेस्ट्स बना दिया, ऐसे जंगल जहां प्रवेश, शिकार, लकड़ी काटना, फल फूल इकट्ठा करना और जूम खेती, सब पर रोक लगा दी गई। बच्चों, सोचिए, ट्राइबल कम्युनिटीज का जीवन जंगलों पर ही आधारित था। जंगल उनका घर था, उनकी दवा थी, उनका खाना था और उनकी संस्कृति भी। जब अचानक उन्हें जंगलों से बाहर कर दिया गया, तो ये केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, यह उनकी पहचान पर सीधा हमला था। इन कानूनों से ट्राइबल लोगों का प्राकृतिक अधिकार छिन गया। अब वे वही चीजें करने पर अपराधी बन जाते थे जो वे सदियों से करते आए थे: शिकार, संग्रह, जूम खेती।
ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जंगलों की रक्षा के लिए ये जरूरी है, लेकिन असल में वे कमर्शियल नीड्स के लिए टिम्बर एक्सपोर्ट करना चाहते थे। और दुख की बात यह है कि जिन लोगों को जंगलों से बाहर कर दिया गया, उसी जंगल में उन्हें मजबूरी में लो पेड लेबरर्स की तरह काम करना पड़ता था। उन्हें जंगल साफ करवाने, पेड़ कटवाने और सड़कें बनाने जैसे काम सौंपे जाते थे। कुछ इलाकों में ब्रिटिश ने फॉरेस्ट विलेजेस बनाए, ऐसे गांव जहां ट्राइबल परिवारों को छोटे छोटे भूमि टुकड़े दिए जाते थे, लेकिन इसके बदले उनसे जंगल विभाग के लिए मुफ्त या सस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते गए, ट्राइबल कम्युनिटीज में असंतोष भी बढ़ता गया और यहीं से जन्म हुए कई शक्तिशाली प्रतिरोध आंदोलन। सोमग्राम संगमा का विद्रोह और वन सत्याग्रह दोनों ही ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में हुए महत्वपूर्ण जनजातीय और किसान आंदोलन थे, जो अंग्रेजों के कठोर वन कानूनों के विरोध में हुए थे। इन आंदोलनों ने ये साबित किया कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता, वो लोगों की आत्मा होता है। अब हम एक और बड़े परिवर्तन को समझते हैं, ट्राइबल जीवन में ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का प्रवेश। औपनिवेशिक शासन से पहले ट्राइबल समाज खुद में ही संतुष्ट था। वे जंगल से प्राप्त वस्तुओं का स्थानीय बाजार में विनिमय कर लेते थे और किसी बड़े बाजार या कर्ज प्रणाली की उन्हें जरूरत नहीं होती थी। लेकिन 19वीं सदी में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कई व्यापारी जंगलों में आने लगे। ये व्यापारी ट्राइबल लोगों से लाखों का लाभ कमाते थे, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम कीमत देते थे। व्यापारियों के साथ साथ मनी लेंडर्स भी जंगलों तक पहुंच गए और उन्होंने ट्राइबल लोगों को ऐसे लोन्स देना शुरू कर दिया जिन पर इंटरेस्ट इतना अधिक होता था कि लोग कभी कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पाते थे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है हजारीबाग के सिल्क ग्रोअर्स, विशेष रूप से संथाल्स। ये लोग जंगल के कीड़ों से कोकून तैयार करते थे और ट्रेडर्स को बेचते थे, लेकिन उन्हें प्रति 1000 कोकून केवल 3-4 रुपये मिलते थे। वही कोकून व्यापारी 5 गुना कीमत पर बेचते थे, यानी असली मुनाफा मिडलमैन की जेब में जाता था। ट्राइबल लोग धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगे। उनकी मेहनत का फल व्यापारी और साहूकार ले जाते थे। इसी एक्सप्लॉयटेशन ने ट्राइबल कम्युनिटीज के मन में एक गहरी नाराजगी पैदा की। वे समझ गए कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी डिकस है, बाहरी लोग जो उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इस शोषण ने ट्राइबल समाज को टूटा हुआ, कंगाल और असुरक्षित बना दिया। आर्थिक असमानता बढ़ी और कई परिवार अपनी जमीन तक खो बैठे। यही परिस्थितियां आगे चलकर बड़े बड़े विद्रोहों का कारण बनी। अब हम उस दुखद परिस्थिति पर आते हैं जिसने हजारों ट्राइबल परिवारों को अपने घर, अपने जंगल और अपनी संस्कृति से दूर कर दिया। माइग्रेशन फॉर वर्क। जब जंगल सिकुड़ने लगे, फॉरेस्ट लॉज सख्त हो गए और जीविका के पारंपरिक साधन खत्म होने लगे, तो ट्राइबल कम्युनिटीज को मजबूरी में अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूर दराज क्षेत्रों में मजदूरी करने जाना पड़ा। ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर प्लांटेशंस और माइंस बनाए जा रहे थे। इन इंडस्ट्रीज को सस्ती मजदूरी की जरूरत थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स गांव-गांव जाकर ट्राइबल लोगों को काम के लिए भर्ती करते थे। उनमें से कई को असम की टी प्लांटेशंस में भेजा गया। वहां की हालत बेहद खराब थी, लंबे घंटे काम, कम वेतन, बीमारी और प्लांटेशन से बाहर जाने की मनाही। इसी तरह कई ट्राइबल मजदूरों को झारखंड की कोल माइंस जैसे जारिया और रानीगंज में भेजा गया। इन खदानों में काम करना बेहद खतरनाक था। कोयला धूल से फेफड़े खराब हो जाते थे, दुर्घटनाएं आम थीं और मजदूरों को न दवा मिलती थी, न सुरक्षा। कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में बांध देते थे, जिसमें वे प्लांटेशन या माइन छोड़कर घर नहीं जा सकते थे। कई लोग वर्षों तक अपनी ही धरती नहीं देख सके। वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार सबसे दूर हो गए। सबसे दर्दनाक तथ्य ये था कि 1920 के दशक में भारत की कोल माइंस में हर साल 2000 से अधिक मजदूर मरते थे। इतना बड़ा जीवन नुकसान ब्रिटिश रिकॉर्ड में सिर्फ एक संख्या था, लेकिन ट्राइबल समाज के लिए ये टूटे हुए परिवार, रोते हुए बच्चे और उजड़ते हुए गांव थे। इन कठिनाइयों के बावजूद ट्राइबल कम्युनिटीज ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, आवाज उठाई और कई जगहों पर विद्रोह किए। उनकी यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये साहस, अस्तित्व और आत्मसम्मान की कहानी है। बच्चों, अब हम उस महान व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं जिसने पूरे ट्राइबल समाज में नई चेतना, नया साहस और नए सपनों का संचार किया, बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगलों में हुआ था। उनका बचपन जंगलों, पहाड़ियों और प्रकृति की गोद में बीता। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण गुण, तेज दिमाग और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। बिरसा बचपन से ही अपने समाज की कठिनाइयों को समझते थे। जंगल छिन रहे थे, जमीनें जा रही थी
और डिकस यानी बाहरी लोग लगातार ट्राइबल लोगों को परेशान कर रहे थे। उनकी शिक्षा पर भी कई स्रोतों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुंडा रिबेलियंस की कहानियां सुनी, जिसमें उनके पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। इसके अलावा मिशनरी स्कूल्स में पढ़ने से उन्हें नए विचार मिले और वैष्णव रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की शिक्षाओं ने उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और सुधार के मार्ग पर प्रेरित किया। धीरे धीरे बिरसा को महसूस हुआ कि अगर मुंडा समाज को बचाना है तो उसमें अंतर से बदलाव लाना होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे शराब छोड़ें, क्योंकि यह उनके मन और शरीर को कमजोर बनाती है। उन्होंने क्लीनलीनेस पर जोर दिया और कहा कि स्वच्छता, आत्मबल और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने समाज में फैली विचक्राफ्ट जैसी प्रथाओं को बंद करने की अपील की, ताकि लोग अंधविश्वास से मुक्त होकर आगे बढ़ सकें। बिरसा का संदेश स्पष्ट था, अपने मूल जीवन की ओर लौटो, अपनी संस्कृति को अपनाओ और खुद को मजबूत बनाओ। यही वो दर्शन था जिसने आगे जाकर पूरे आंदोलन को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा ने एक घोषणा की जिसने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ा दी। उन्होंने कहा कि गॉड ने उन्हें चुना है ताकि वे मुंडा समाज की खोई प्रतिष्ठा और अधिकार वापस दिला सके। उन्होंने अपने लोगों के सामने एक अद्भुत सपना रखा, सतयुग यानी वो गोल्डन एज जिसमें मनुष्य सच्चाई, ईमानदारी और शांति से जीवन जीता है। बिरसा के अनुसार सतयुग वो समय था जब हर व्यक्ति अपनी ही जमीन पर खेती करता था, कोई किसी पर अन्याय नहीं करता था, लोग पेड़ लगाते थे, खेतों की सिंचाई करते थे और प्रकृति से सामंजस्य में रहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन, जमींदारों का अत्याचार, मिशनरीज का हस्तक्षेप और मनीलैंडर्स की लूट ने लोगों को इस स्वर्णिम युग से दूर कर दिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आवाज दी, उठो, अपनी जमीन वापस लो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा कि डिकस जैसे मिशनरीज, लैंडलॉर्ड्स, मनीलैंडर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स समाज की पीड़ा का कारण है, इसलिए उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। बिरसा का संदेश केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में देखने लगे। वे मानने लगे कि जल्द ही बिरसा राज आएगा, एक ऐसा शासन जहां न ब्रिटिश हुकूमत होगी, न शोषण, न दमन। ये सपनों का राज था, स्वतंत्रता का राज था, न्याय का राज था। बिरसा हजारों लोगों के नेता बन चुके थे। उनके शब्दों में आग थी, उनका व्यक्तित्व चुंबक जैसा आकर्षक था और उनका संदेश हर व्यक्ति के दिल में उम्मीद जगा रहा था। जैसे जैसे बिरसा का प्रभाव बढ़ता गया, लोगों में साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। यह अब केवल संदेशों का आंदोलन नहीं था, यह एक पूर्ण विद्रोह बन चुका था। बिरसा के अनुयायियों ने कई स्थानों पर ब्रिटिश अथॉरिटी को चुनौती देना शुरू किया। ट्राइबल लोगों ने कहा कि अब अन्याय सहना बंद होगा। सबसे पहले लोगों ने उन जगहों को निशाना बनाया जो उनके दमन के प्रतीक थे, पुलिस स्टेशंस को जहां उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता था, चर्चेस जो उनके अनुसार डिकस इन्फ्लुएंस का केंद्र थे, और मनीलैंडर्स की संपत्तियां जो उन्हें कर्ज के जाल में फंसाने का उपकरण थी। ये सारी कार्रवाइयां ये संदेश देती थी कि ट्राइबल समाज अब भयभीत नहीं है। बिरसा के अनुयायी सफेद झंडे लेकर निकलते थे, ये बिरसा राज की स्थापना का प्रतीक था। ये झंडा केवल एक कपड़ा नहीं था, ये सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव का प्रतीक बन चुका था। ब्रिटिश सरकार इस उठती लहर से डर गई। उन्होंने बिरसा को पहली बार 1895 में गिरफ्तार किया, लेकिन जेल में भी आंदोलन की आग ठंडी नहीं हुई। जब उन्हें 1897 में रिहा किया गया तो लोगों ने उन्हें और अधिक श्रद्धा से अपनाया। वे फिर से अपने संदेश के साथ आगे बढ़े और आंदोलन और तेज हो गया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया और बिरसा को दोबारा पकड़ लिया। इस समय तक विद्रोह पूरे क्षेत्र में फैल चुका था और बिरसा हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। लेकिन अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। 1900 में जेल में बंद बिरसा की मृत्यु कॉलेरा से हो गई। वे केवल 25 वर्ष के थे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी क्रांति। उनकी मृत्यु धक्का देने वाली थी, लेकिन उनके विचार, उनका साहस और उनका सपना आज भी जीवित है। बिरसा का आंदोलन केवल विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता का एक प्रारंभिक स्वर था। यह उन आवाजों में से एक था जिसने आगे चलकर पूरे भारत में आजादी की लड़ाई को दिशा दी। बच्चों, जब हम बिरसा मुंडा मूवमेंट की महत्ता को समझते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह आंदोलन भले ही समय में बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसका प्रभाव इतिहास पर बेहद गहरा और स्थायी है। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, ये ट्राइबल समाज की आत्मा, उनकी पहचान और उनके अधिकारों का उद्घोष था। सबसे पहले इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर ऐसे लैंड लॉज बनाना पड़ा
जिनमें ट्राइबल भूमि को बाहरी लोगों को आसानी से बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे ट्राइबल लोगों की जमीन, जो उनकी जीविका और संस्कृति का केंद्र थी, कुछ हद तक सुरक्षित हो पाए। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने साबित कर दिया कि ट्राइबल कम्युनिटीज, जिन्हें ब्रिटिश अक्सर बिखरा हुआ और असंगठित मानते थे, उनमें अद्भुत एकता और संगठन क्षमता है। उनके भीतर अपनी जमीन, संस्कृति और अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति है। यह आंदोलन उस सामाजिक जागृति का प्रतीक था जिसने ब्रिटिश शासन के अहंकार को झकझोर दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, बिरसा मुंडा स्वयं साहस, प्रेरणा और ट्राइबल आइडेंटिटी के प्रतीक बन गए। उनका नाम आज भी भारत के हर हिस्से में आदर के साथ लिया जाता है। बिरसा ने लोगों को सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अगर समाज एकजुट हो जाए और न्याय के लिए संकल्प ले ले, तो बड़े से बड़ा शासन भी उन्हें रोक नहीं सकता। इस आंदोलन की गूंज आज भी हमें बताती है कि जब अपनी संस्कृति, अपनी भूमि और अपने अस्तित्व को बचाने का समय आता है, तो रेजिस्टेंस ही समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बच्चों, इस पूरे अध्याय को समझने के बाद हमारे सामने ट्राइबल कम्युनिटीज का एक बहुत ही संवेदनशील, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक चित्र उभर कर आता है। यह अध्याय दिखाता है कि एक समय था जब ट्राइबल लोग जंगलों में पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते थे, शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और अपने पशुओं के साथ मौसम के हिसाब से चलते रहते थे। उनका जीवन प्रकृति से गहरे संबंध में बसा था। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आने के बाद उनकी दुनिया तेजी से बदलने लगी। फॉरेस्ट लॉज, लैंड सेटलमेंट्स, टैक्स, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ट्रेडर्स का शोषण, मनी लेंडर्स के कर्ज, इन सबने मिलकर उनकी पारंपरिक जीवन शैली को तोड़ दिया। उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई, उनकी संस्कृति दबा दी गई और कई समुदाय अपनी भूमि से बेदखल हो गए। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा जैसे नेता उभरे। उन्होंने अपने लोगों को आत्मसम्मान की राह दिखाई, उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया और न्याय के लिए एकजुट होने की शक्ति दी। उनका संदेश था, अपनी जमीन वापस लो, अपनी परंपरा बचाओ और अपनी पहचान को जिंदा रखो। इसी वजह से उनका आंदोलन केवल विद्रोह नहीं था, यह एक गोल्डन एज की कल्पना था, जहां न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार है। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जब किसी समुदाय की दुनिया खतरे में आती है, तो उनका संघर्ष केवल आर्थिक नहीं होता, वो उनकी आत्मा, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व का संघर्ष होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी दृढ़ता, साहस और एकता के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सबसे कठिन समय में भी इंसान उम्मीद और प्रतिरोध दोनों को चुन सकता है। अंत में, ट्राइबल समाज की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है, जिन्हें इतिहास में कमजोर समझा गया, वे ही अक्सर सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वे अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए अंत तक लड़ते हैं। यही इस अध्याय की आत्मा है, संघर्ष, साहस और पहचान की रक्षा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।